नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त। आज के हमारे रूबरू कार्यक्रम में आज पुनः एक शख्सियत से मुलाकात। आज की हमारी शख्सियत हैं वरिष्ठ साहित्यकार अशोक वर्मा जी। आप हिंदी साहित्य का जाना माना नाम है। देश और दुनिया में आपकी विशेष रूप से जो पहचान है गज़ल के रूप में की जाती है। आज आपसे आपके संघर्षों के बारे में, आपके छुए और अनछुए जीवन के उन पहलुओं के बारे में आपसे बात करेंगे। उन पहलुओं से आपसे रूबरू होंगे जो आज तक देश और दुनिया से अछूते रहे। आइए जानते हैं आदरणीय अशोक वर्मा जी से उनके साहित्यिक सफ़र और अन्य उन बाबत में जो आज तक अछूते रहे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, जैसा कि ये हमारा चैनल है रूबरू, जी चैनल है रूबरू, इसमें हम हमेशा की तरह भारत के किसी भी तरह की एक शख्सियत को शामिल करते हैं और उनके जीवन के उन अनछुए पहलुओं पर बात करते हैं जो अभी तक देश और दुनिया के सामने नहीं आए। आज के इस साक्षात्कार में हम ये जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह की बागपत और बौड़ का जो उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, जी जी खड़ी बोली के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। जी मूल जो भाषा है खड़ी बोली, उस खड़ी बोली की भाषा में गज़ल का जो पौधा है, गज़ल का जो पौधा है वो कैसे निकला? जी देखिए, ऐसा है चंद्रमणि जी जी कि जैसा कि अभी आपने थोड़ा जिक्र किया जी कि ग्रामीण परिवेश से जो है मैं जुड़ा हुआ हूँ, जी लेकिन हुआ यूँ जी कि मेरे पिता जो है उनका बड़ा संघर्ष रहा है जीवन में। वो अध्यापक रहे हैं जी और भारत के विभिन्न राज्यों में उन्होंने जो है अध्यापन किया। जी अजमेर में किया, उसके बाद ये आपका हरियाणा में किया, फिर कई जगह, फिर रामजस स्कूल में किया, उसके बाद दिल्ली नगर निगम में आए वो लास्ट में, फिर जी मुख्य अध्यापक के रूप में जी जो है वो रिटायर हुए। हम्म, तो चूँकि वो अध्यापक थे हम्म, तो जाहिर है थोड़ा सा उनका जो ख़ास बात जो ये थी, उनकी जो लिखाई थी, जो सुलेख था उनका, जी वो बहुत सुंदर था। अच्छा तो जब वो बच्चों के लिए आमतौर पे वो प्राइमरी के छोटे बच्चों को ही, पहली दूसरी तीसरी हाँ। क्लास के बच्चों को पढ़ाया करते थे। जी और मुख्य रूप से जो उनके जो मुख्य अध्यापक थे वो उन्हें जानबूझकर पहली शुरू की प्राइमरी कक्षाओं को उन्हें देते थे, पहली दूसरी नींव, जो उनको नींव थी बच्चों की नींव। उनको उनके हवाले करते थे। तो उनकी जो, मैंने कहा कि उनका जो हैंड राइटिंग थी उनकी, उनका जो लेख वो बहुत सुंदर था। जी जी तो जब उनका लेख, एक दिन वो चार्ट बना रहे थे, जी तो उसमें जो एक कविता वो लिख रहे थे बच्चों के लिए, जी प्यासे कौवे की कविता। हम्म, तो उसमें एक कविता लिखते लिखते लाइन आई कि इसी तरह बहुतेरे कंकर। तो मैंने फिर अपने आप ही कह दिया, मैं छोटी मेरी उम्र थी जी बचपन में, बिल्कुल। डाले उसने खूब धड़ाधड़। हम्म, तो उन्होंने कहा भाई तुमने तो वाकई सही शब्द बोल दिया, अगली अगली पंक्ति यही थी इसमें। बिल्कुल। तो कुछ ईश्वरीय कृपा कहें या पिताजी का आशीर्वाद कहें कि बचपन से ही कुछ जो है ऐसा कुछ रहा संयोग कि वहाँ से कुछ धीरे धीरे कुछ लिखने की मुझे लगन हुई और कविता, और वहीं से उसके बाद तुकबंदी वहीं से शुरू हुई। और जीवन की एक ये लगभग कब, किस समय, किस सन की बात रही होगी अंदाज से? ये रही है जी लगभग 1956, 57, 58 के अच्छा। आसपास की बात रही होगी। जी जी हाँ, जब मैं बचपन तीसरी में रहा बचपन हूँ, होगा। बिल्कुल बचपन में, बिल्कुल जी तब प्राइमरी में था मैं, तब की रही। और एक सबसे बड़ी जो लेखन से जो पैदा हुई, अंकुरित, और जो एक पीड़ा का जो मैंने अनुभव किया, दरअसल बचपन में जो है जब मैं 3-4 वर्ष का था तो मेरी माताजी का जो है देहांत हो गया। जी तो हमारे पिताजी की जो है मेरे जीवन में बड़ी भूमिका रही है। जी हमारे सभी भाई बहनों को हाँ अपने हाथ से उन्होंने जो है खाना बनाया करते थे वो, और उन दिनों अंगीठी हुआ करती थी, हाँ। जो है
हाँ, जैसे आज आधुनिक संसाधन तो थे नहीं। थे। तो वहाँ से जो है जो एक मन में जो एक दर्द था, एक पीड़ा थी, तो वहाँ से कविता और मैं समझता हूँ बाद में धीरे धीरे गज़ल का जो है मेरा लिखने का जो है रुझान बना। और फिर कुछ ऐसे लोगों का संपर्क रहा जो गज़ल विधा से जुड़े थे, तो उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखने का, समझने का और उनसे विचार विमर्श करने के बाद तो मुझे धीरे धीरे फिर गज़ल में बड़ा आनंद आने लगा। और इसके साथ ही फिर दूसरी गद्य विधाओं में भी बात मैंने काम जिस तरह से सर की जो मूल आपका जन्म है वो बड़ौत बागपत के पास गाँव, जी हाँ, जी हाँ, शायद कयास जैसा बता रहे थे, लेकिन वहाँ की जो मूल भाषा है बिल्कुल खड़ी है। जी हाँ। सवाल मेरा ये है सर कि उस खड़ी उसमें से एक गज़ल का फूटना, या यूं कहें कि पथरीला एक बहुत पहाड़ है, पहाड़ पत्थर का, उसमें से किसी पौधे का फूटना, ये कैसे हुआ चमत्कार? मैंने बताया ना कि ये मतलब वैसे तो मतलब मेरी जो शिक्षा थी, क्योंकि पिताजी दिल्ली में थे, टीचर थे, तो पहली क्लास से ही जो है मैं दिल्ली में रहा। और लेकिन जब छुट्टियां हुआ करती थी तो हम किसान परिवार था, तो वहाँ पे जो है हमने नौकर रखा हुआ था खेती बाड़ी संभालने के लिए। तो आमतौर पर जैसे 2 महीने की छुट्टियां गर्मियों में हुआ करती थी, तो हम सब वहाँ चले जाते थे। वो रहट चलाना और उसके बाद वो भूसा कोल्हू, ये सब सर्दियों में होती थी, तो वो कोल्हू वगैरह हुआ करते थे। दशहरे के दिनों में जो है कुछ और ही रंग हुआ करता था। तीज त्योहार पे होली, लोग पर्व थे, हाँ, होली दिवाली पे भी जाते रहे। तो बहरहाल मतलब गांव में जाते जरूर रहे, और वहाँ का जो है गांव की बोली भी जो है पूरी तरह घर में बोलते रहे, अब तक बोलते हैं। लेकिन दिल्ली का जो परिवेश है उससे भी वहाँ से जो है दरअसल मुख्य रूप से वहीं से जो है सीखने को मिला। ये सारा कुछ जो है साहित्यिक वातावरण जो है यहीं से एक शुरुआत हुई। जैसे आपकी आमतौर पर जो हिंदी साहित्य किसी भी विधा के लोग हैं जी, वो हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर करते हैं या किसी तरह से करते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है आपके पास तो स्नातकोत्तर में समाजशास्त्र की उपाधि है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। दरअसल मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से जो है स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। तो मेरे पास जो है बीकॉम था, पास कोर्स जो है था मेरे पास। तो उसमें 4 विषय हुआ करते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स। जी। तो हिंदी मुझे हिंदी उसमें आ गई। हिंदी एक पूरा सब्जेक्ट था, मतलब विषय था पूरा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। और उस टाइम मैं मोती बाग में उस टाइम ये हसनापुर कॉलेज एक हुआ करता था। आजकल जो है धोला वहाँ पे वो शिफ्ट हो गया है, उसका नाम है मोतीलाल नेहरू कॉलेज। पहले उसका नाम हसनापुर कॉलेज हुआ करता था। तो वहाँ पे प्रोफेसर नरेंद्र कोहली और डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, ये साहित्यकार, ये हमारे प्रोफेसर थे। तो इनसे बहुत ये सारे लेखक और कवि थे सारे, तो इनसे बड़ा कुछ इनके सानिध्य में बहुत सी चीज़ें सीखने का मौका मिला था। जिस तरह से परिवार का जो वातावरण उस समय परिवार का वातावरण था, जहाँ तक मुझे लगता है कि साहित्य में तो आपका संघर्ष खुद का संघर्ष है जी। आपके घर परिवार या दूर दूर तक कोई साहित्य में कोई नहीं। ये तो जो साहित्य में आपने जो मुकाम पैदा किया है, जो प्राप्त किया है, वो अपने बल पर पैदा किया है। हाँ, ऐसा आप कह सकते हैं। में तो कुछ मिला नहीं आपको साहित्य में, ऐसा नहीं मिला। लेकिन जो मेरे से जो बड़े 2 भाई जो शिक्षा के मतलब अध्यापक थे वो भी जी, तो उनको जो है नाटक वाला बड़ा शौक था। तो नाटक खेलने का भी मुझे जो है शौक हुआ। और मैंने कॉलेज में जो है मैंने 2-3 नाटक जो है अभिनय भी किया। तो उनमें जो एक लेखन के साथ साथ जो कला होती है तो उससे भी मैं जुड़ा रहा। और मेरे जो है पिताजी ने भी और बड़े भाइयों ने भी, क्योंकि शिक्षा जगत से वो जुड़े हुए थे, तो उन्होंने मुझे पूरा जो है एक तरह से जो पूरा सहयोग दिया। और मुझे वो
पिताजी और बड़े भाई साहब हिंदी के साथ साथ उर्दू भी जो है मुझे आती थी। उन अच्छा। दिनों में जो है उर्दू का बड़ा चलन हुआ करता था। जी जी, बड़ी मुलायम भाषा है, बड़ी है। नफासत की तो भाषा है। तो साथ साथ जो है, हालांकि मुझे उर्दू जो है मतलब नहीं आती, लेकिन उनके सानिध्य में रह के मुझे उर्दू जो से के शब्दों की और सारी जो चीज़ों की जो जानकारी जो हो गई। बिल्कुल। बेशक उर्दू मैंने नहीं पढ़ी है, हाँ, हाँ। लेकिन उनके साथ रह के बहुत सी चीज़ें जो है, क्योंकि वो ज़्यादातर उर्दू के शब्दों का उच्चारण करते थे, बोलते थे, हाँ। तो वहाँ से भी कुछ मुझे बस शौक हुआ। और ये मैं समझता हूँ वो शब्द जो थे गज़ल में बड़े सहायक हुए। हाँ, यानी जो आप सुनते थे उन्होंने अपना आप को जी। समाहित कर लिया। जी, जी। और वो आपकी जो ये गज़ल की जो मूल विधा है आपकी, जिससे आपको जाना जाता है देश और दुनिया में, उसमें सबसे बड़ा जो काम हुआ यानी उर्दू भाषा का किया, जो कि आपने अपने उन शब्दों को हाँ, समाहित हालांकि किया। मैं मेरी गज़ल जो है, मैं अपनी गज़ल को जो है हिंदुस्तानी भाषा में कहता हूँ जी। जो, क्योंकि जो उर्दू के लफ्ज़ ज़रूर उसमें जो है हाँ, वो तो आते हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं अपनी एक तरह से जो हिंदी और उर्दू की जो हाँ। मिश्रित जो शैली है, जो सामने वाले को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हाँ, बिल्कुल आसान हाँ, उन शब्दों का प्रयोग आसान कीजिए। शब्दों में हाँ। मैं कहना जो है मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, पहली बार आपने रचना कब लिखी? कौन सा काल रहा होगा? कुछ अंदाज रहा होगा आपको कि मैंने पहली रचना उस समय लिखी? मैं समझता हूँ कि ये स्कूल के वक्त में मैंने लिखी, जब मैं 9वीं 10वीं 11वीं में था। जी। तो उस वक्त जो है मैंने कुछ कविताएं लिखना शुरू किया था, और वहीं से थोड़ी थोड़ी कुछ गज़लें भी कुछ कहना शुरू किया था। हालांकि उस वक्त टूटी फूटी चीज़ें थी, कच्ची पक्की थी। हाँ। और शुरू में होता क्या है कि ऐसे ही लिखते हैं सभी हाँ, लोग, सभी ऐसे लिखते तो हैं। बाद में धीरे धीरे जब थोड़ा सा अपने से कुछ वरिष्ठ लोगों का जब साथ मिलता है, उनकी गाइडेंस मिलती है, तो मैं समझता हूँ फिर वो आपके लेखन में उत्तरोत्तर जो है एक परिपक्वता, एक प्रौढ़ता और एक पूरी तरह से जो है उसमें एक निखार आ जाता है। बिल्कुल। तो मैंने महसूस किया, बाद में मुझे ऐसे लोगों का साथ मिला। ये गज़ल के साथ साथ तो आपने और विधाओं में भी काम जी हाँ, किया मैंने है। कुछ आपके उपन्यास भी आए हैं, मैंने लघु कथा भी मेरे आई हैं। 3 उपन्यास हैं, और लघु कथाओं में मेरा उपन्यास कौन से हैं? मेरे 3 उपन्यास हैं। मैंने 1981 में लिखा था, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष में लिखा था, जी। आशा किरण शीर्षक से। और उसके बाद फिर मेरा 1988 में किस लिए शीर्षक से जो है वो विभाजन के ऊपर था। जी। और उसके बाद फिर ये 2014 में ये चाचा जी नमस्ते, हम अपने पिताजी को हम चाचा जी कहा करते थे। अच्छा। तो मैंने चाचा जी नमस्ते, वो मेरे पिताजी के ही जीवन पे आधारित है, और उसमें जो उनके संघर्ष पर है, और उसमें हमारे पूरे जो परिवार के जो लोग हैं वो शामिल, और मैं भी शामिल हूँ। अच्छा, मजे की बात, किसी पात्र में, हाँ नहीं, वो सारा हमारे ही जीवन पे और पिताजी के जीवन पे आधारित है ये उपन्यास। आप पढ़ेंगे तो आपको जो है ज्ञात होगा। और इसमें मैं भी जो है, और सब मज़े की बात क्या हो गई इसमें, सबके ओरिजिनल नाम है इसमें। अच्छा। जो वास्तविक नाम है वही नाम है, और इसमें कुछ भी मैंने जो है छिपाने की कोशिश नहीं की। हाँ, जो संघर्ष है, जो कार्य है, या जो जिसका कार्य है, जो अच्छाई थी जिस पात्र की, वो अच्छाई दिखाई है। हाँ। जो कमी भी थी वो भी, उसको भी इंगित किया है मैंने जो है। तो वो सारा आप विरोध तो हुआ होगा इस उपन्यास का। अगर मान लो कि अच्छाई को तो सारे लोग स्वीकार करते हैं, अगर आपने किसी कमी लिख दी तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब सहज स्वीकार कर लिया। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। मैंने दरअसल बहुत कई चीज़ें बहुत शालीनता से कहनी होती हैं, बड़े सलीके से आप कह भी देते हैं। साहित्यकार का एक गुण भी है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि ऐसा विरोध वाली बात आई नहीं कहीं सामने। अच्छा, लघु कथा पर भी आपका काम? लघु कथा पर काम है। मेरे 2 लघु कथा संग्रह हैं। पहला जो है खाते बोलते शीर्षक से है। ये मेरी एक लघु कथा मैंने लिखी थी 1983 में। अच्छा। मतलब देश की पूरी अर्थव्यवस्था में आप बिल्कुल ये समझिए कि 30 वर्षों का जो कालखंड है वो मैंने एक पेज की लघु कथा में जो है समेट दिया है। अच्छा। और आपको अवसर मिलेगा पढ़ने का, आप पढ़िएगा उसको। और उसके बाद अब वो मेरा वो संग्रह छपा 1995 में।
और अब जो है ये 2000 या ये इसमें 22 में ये मेरा नया दूसरा संग्रह चिंगारी तथा अन्य लघु कथाएँ ये जो आया है इसमें, तो इसमें भी बहुत ही अच्छी और बिल्कुल लघु कथा में जो लघु कथा विस्तार के में अगर देखें इसके जो इसमें जो है इसमें विस्तार हुआ है, इसके स्वरूप में जो बदलाव हुआ है, इसमें कई मेरी प्रयोगात्मक लघु कथाएँ हैं जो मतलब बड़ी सराही गई हैं और लोग उनको जो है समय समय पर कोट भी करते हैं क्योंकि ये एक कालजयी रचनाएं हैं। बिल्कुल नहीं, खाते बोलते हैं सोशल मीडिया पर एक दो उसकी इनको लोग कोट करते हैं अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से ये जो आपका साहित्य संसार है, जो आपका साहित्य का संघर्ष है, आप पुराने साहित्यकारों में जी किसको अपना रहे? अनेक सवाल बड़ा कठिन है, इतने सारों में किसी के एक का नाम दे देना। दरअसल क्या है कि मैं समझता हूँ कि आप जैसे आपने स्वयं कह दिया तो इसको मैं जो है क्या कहूँ मैं फिर भी एक होता क्या है कि सर कि आदमी किसी क्षेत्र का व्यक्ति हो तो किसी न किसी व्यक्तित्व से प्रभावित होता है। नहीं, वो जाहिर है कि मैंने थोड़ा सा ग्रामीण जीवन से मैं जुड़ा रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ मुझे जो है प्रेमचंद जो है बड़े जो है नज़दीक रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सी उनकी जो पूरा कथा और पूरा जो है वो सारा जो साहित्य है साहित्य निम्न वर्ग पे और कृषक वर्ग पे और सारा ग्रामीण परिवेश पे जमीन से जुड़ा जहाँ तो मुझे उनका साहित्य बड़ा प्यारा लगता है। वर्तमान साहित्यकारों में आप कौन से पसंदीदा साहित्यकार? वर्तमान साहित्यकारों में भी बड़े हैं, उसके बाद तो ये जो है मैंने आदरणीय ये हमारे महेंद्र कोहली जी थे, उनका लेखन तो मैं समझता हूँ कि अद्भुत रहा है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि इनकी जो लेखन जब आप पढ़ते हैं तो एक एक शब्द मलाई की तरह आपका उतरता चला जाता है, बिल्कुल जो है आप पढ़ते चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका लेखन मुझे बड़ा अच्छा लगा है। अब बिल्कुल जो युवा कवि और कवित्री आ रहे हैं उनके बारे में आप क्या चाहेंगे? युवा कवि और कवित्री जो है चंद्रमणि जी अच्छा भी लिख रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि लिख ज़्यादा रहे हैं, पढ़ कम रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात कही आपने जी। और मैं समझता हूँ कि जो मंचों पे और जो खास तौर से अब जो ये मीडिया में जो ये जो क्या नाम इसका ऑनलाइन जो आया है ये फेसबुक वगैरह पे जी, खास तौर से इससे मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ। इसका कोई विशेष कारण? मतलब ऐसा था, मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने जिक्र किया 1981-82 के आसपास जी, हम जैसे एक उम्र में होता है, हमने एक संस्था बनाई थी दिल्ली साहित्य समाज जी, 80 के आसपास, 81-82 के आसपास की बात है। तो उस वक्त जो है हम उसमें गोष्ठियाँ करते थे, तो गोष्ठियों में क्या था और बहुत से मित्र थे हमारे, ये अशोक लव थे, हमारे मौलदीप थे और हमारे एक मित्र हरनाम शर्मा हैं और बहुत से बड़े मित्र थे और बड़े लोग आते थे उसमें। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त क्या था चंद्रमणि जी कि एक दूसरे की रचनाओं को सुनते थे और उसमें सुधार भी करते थे, सीखने और सिखाने की परंपरा उसमें जो है हमेशा जो है हम दो ऐसे प्रबुद्ध जो है वो प्रोफेसर होते थे या जो प्रबुद्ध जो वरिष्ठ कवि थे उनको एज ए समीक्षक बिठाते थे, तो सबकी वो नोट करते रहते थे और जो कमियां होती थी वो उसमें बताते थे भाई इसमें थोड़ा सा इस ढंग से ऐसे सुधार किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ वो जो समय था अब वैसा नहीं है और यही कारण है कि वो जो आपस में विचार विमर्श का और जो सलाह देने की वाली जो बात थी वो अब चूंकि नहीं रही है, अब तो जो लिखते हैं और फेसबुक पर डाल दिया और आप देख ही रहे हैं कि कैसा जो है मटेरियल जो है पढ़ने को मिलता है। तो ये ऐसा नहीं है कि उसमें अच्छी चीज़ें नहीं हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं लेकिन वो कम है बहुत। जिस तरह से आपके इस साहित्यिक सफ़र जो हम बात कर रहे हैं आपके साहित्यिक सफ़र और संघर्ष की, पहली बार जब आपने साहित्यिक तौर पर कलम पकड़ी
जी। तो किसी ना किसी को अपने मन में तो सोचा होगा कि ये मेरे आदर्श हैं, अब इनको ऐसा लिखूँगा, जैसे आप अभी मुंशी प्रेमचंद जी की बात कर रहे जी, थे, जी। ठीक है? लेकिन आपने मुंशी प्रेमचंद का, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मूल काम उपन्यास और कहानी जी, कहानी में ज़्यादा जी, है, जी, जी, कहानी जी, और जी। उपन्यास उसमें ज़्यादा है, जी, ठीक है? लेकिन आपकी जो देश और दुनिया में जो पहचान है, माफ़ करो, वो गज़ल के रूप में है। वो हालाँकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लघु कथाएँ आपने नहीं लिखी या आपने उपन्यास नहीं लिखे, लेकिन अगर आप हिंदी भाषी किसी व्यक्ति से और साहित्यकार से आप बात करेंगे, जो मुझे लगता है, जो मैंने जाना है, आपकी जो मूल और मुख्य पहचान है गज़लकार के रूप में। हाँ, कह सकते हैं आप। जी, जी, कह सकते हैं बिल्कुल। नहीं आपको नहीं लगता हाँ, कि आपकी हाँ, पहचान? मैं ज़्यादा मेरा झुकाव इधर है। हुँ, तो ये भी मुझे मैं लिखता हूँ तो ज़ाहिर है कि मुझे ये विधाएँ प्रिय हैं, तभी मैं इस पे तभी लिखते हैं। अपनी लेखनी चलाता हूँ इस पे, हुँ। और मैंने चलाई हैं। हुँ, तो लेकिन मुझे लघु कथाएँ लिखने में भी आनंद आता है, हुँ, और गज़ल लिखने में तो जो है हुँ। कुछ रहता है। कुछ कुछ गज़ल के कुछ चंद से जो आपको अपने आप से पसंद है। हमें तो आपके बहुत सारे जो शेर हैं कंठस्थ हैं, जी, जी, जी। और बहुत सारे हमारे साथियों को कंठस्थ है, लेकिन कुछ कि भाई ये मेरे बहुत ज़्यादा ऐसा होता है व्यक्ति का कि ये मेरे बहुत चुनिंदा शेर है। मैं आपकी जो चुनिंदा शेर हैं उनको, एक जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उनको। एक मेरा शेर है, जी, जो जिसे मेरा सिग्नेचर हाँ, शेर जो है हाँ, कहते हैं हुँ, सभी, हुँ, तो वो है कि एक बुत मैंने तराशा, हुँ, एक बुत मैंने तराशा, हो गई सबको खबर। हुँ, हो गई सबको एक खबर। बुत मैंने तराशा, हुँ, हो गई सबको खबर। हुँ, शहर के पत्थर सभी अपना पता देने लगे। अरे बढ़िया, शहर बढ़िया, के कि पत्थर पत्थर सभी सभी अपना अपना पता देने लगे। बढ़िया, बहुत सुंदर। जी, एक गज़ल का इसमें ही हाँ, हाँ, मकता बिल्कुल। और एक शेर मैं पढ़ देता हूँ जी, जी, कि आग, पानी, फूल, पत्ते हुँ, और हवा रख जाऊंगा। आग, पानी, फूल, पत्ते और और हवा रख जाऊँगा। कि आग, पानी, फूल, पत्ते हुँ, और हवा रख जाऊंगा। हुँ, इस चमन में खुशबुओं का मैं पता रख जाऊंगा। बढ़िया, बढ़िया, बहुत इस सुंदर। चमन में खुशबुओं का हुँ, मैं पता रख जाऊंगा। हुँ, और रात में ठोकर मुसाफिर को लगे ना, इसलिए हुँ, मैं गली के मोड़ पर जलता दिया रख जाऊंगा। बढ़िया, बहुत मैं सुंदर, गली के मोड़ बहुत पर। बढ़िया। शुक्रिया। बिल्कुल। और कुछ? एक जी। मैं और हाँ, गज़ल हाँ, आपको बिल्कुल, सुनाता हूँ, अपनी बिल्कुल। पसंद की जो है जी, जी। मैं सुना दूंगा आपको। जी, जी। एक पहले दूसरी सुन लीजिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, स्वागत इसमें है। कुछ 3-4 शेर उसके ज़रूर, सुन लीजिए। ज़रूर, ज़रूर। वो कागा जब भी छत पर बोलता है। हुँ, वो कागा जब भी छत पर बोलता है। वो कागा हुँ, जब भी छत पर बोलता है हुँ, कि सारा दिन मेरा घर बोलता है। अच्छा है, बहुत सुंदर। वो कागा जब भी छत पर बोलता है हुँ, कि सारा दिन मेरा मेरा घर घर बोलता बोलता है। है। और सुना है हुँ। बोलती हैं जब भी बाजू, हुँ, कि सुना है बोलती हैं जब भी जब भी बाजू, बाजू। उसी दम से मुकद्दर बोलता है। बढ़िया, बढ़िया, बहुत सुना सुंदर। है बोलती हैं जब भी बाजू, बाजू, उसी दम से मुकद्दर बोलता है। बोलता है। और मेरा आंचल तुम्हें परवाज़ देगा। हुँ, मेरा आंचल तुम्हें परवाज़ देगा। हुँ, परिंदो आओ अंबर बोलता है। अंबर बोलता है। मेरा बढ़िया। आंचल तुम्हें परवाज़ देगा। हुँ, परिंदो आओ हुँ, अंबर बोलता बोलता है। है। और शेर एक यूं है जी। कि जहाँ पर कैद होती हैं ज़बानें, हुँ, जहाँ पर कैद होती हैं ज़बानें। जहाँ पर कैद होती हैं ज़बानें, हुँ, वहाँ पर सिर्फ पत्थर बोलता है। पत्थर बोलता है। अच्छा जहाँ है, पर कैद होती हैं ज़बानें, वहाँ पर सिर्फ वहाँ पत्थर पर बोलता सिर्फ है। पत्थर बोलता है। हुँ, वर्तमान परिस्थिति में तो नहीं बोल रहे हैं आप? जी। और रहूँगा मैं भी अब औजार बनकर, हुँ, कि रहूँगा मैं भी अब औजार औजार बनकर। बनकर। किसी कातिल का खंजर बोलता है। अच्छा, अच्छा। रहूँगा मैं भी अब औजार औजार बनकर। बनकर। किसी कातिल का खंजर बोलता है। और यहाँ दिन रात की एक एक कहानी, हुँ, यहाँ दिन रात की एक एक एक-एक कहानी,
इसी कमरे का झूमर बोलता है। अच्छा अच्छा, यहाँ दिन बहुत रात सुंदर। की एक ही कहानी, इसी कमरे का झूमर बोलता है। और तेरी यादों की बारिश में जो सुलगे, हम्म तेरी यादों की बारिश में जो सुलगे, हम्म, उन्हीं लम्हों को शायर बोलता है। बढ़िया बढ़िया, उन्हीं लम्हों को शहर बोलता है, बहुत सुंदर। तेरी यादों की बारिश में जो सुलगे, हम्म। उन्हीं लम्हों को शायर बोलता है। हम्म। उन्हीं लम्हों को शायर बोलता है। शायर बोलता और वो कागा जल्दी छत पर बोलता है हम्म। कि सारा दिन मेरा घर घर बोलता है। बोलता है, बहुत सुंदर। जी, तो जिस तरह से ये आपकी चुनिंदा एक आपकी जो ये संकलन है मेरी चुनिंदा गज़लें, जी जी इसमें जितनी बेहतरीन गज़ल हैं, उसके सोशल मीडिया पर भी आपकी जो गज़लें हैं जी आजकल बहुत पढ़ी जा रही हैं। कुछ बहुत सारे लोग आपकी गज़लों को कोट करते हैं, बहुत सारे मुशायरे में आपका नाम लेकर भी बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं वो आपकी गज़लों को कोट करते हैं। कैसा लगता है कि जब देश में मुशायरों में आपके नाम के साथ आपकी गज़लें युवा हमारे साथी कोट करते हैं? हाँ, तो जाहिर है कि एक रचनाकार को हाँ। अगर उसकी रचना से कहीं याद किया जाता है, हम्म, तो जाहिर है कि उसके लिए मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब ये एक उस उपहार से रचनाकार कम के नहीं लिए है। बड़ी गौरव गौरव की बात। का विषय है, मैं समझता हूँ। तो जाहिर है कि मुझे भीतर से खुशी होती है। तो दुनिया के भारत के प्रत्येक कोने से बहुत सारी सांस्कृतिक संस्थाओं ने समय समय पर आपको सम्मानित किया है। जी हिंदी अकादमी दिल्ली ने भी आपको। नहीं, हिंदी अकेडमी ने अभी जो है वो थोड़ा सा विचार कर रही है। अच्छा। हाँ, तो जो समय समय पर लेकिन आपको लेकिन हिंदी अकादमी के बहुत से अच्छे कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी रही। हाँ, मेरी भागीदारी रही है। बिल्कुल। तो बहुत सारी साहित्यिक संस्थाओं ने भी और सामाजिक संस्थाओं ने भी जी, समय जी, समय पर जी, जी। आपके साहित्य पर मोहर लगाई है, यानी सम्मानित किया है आपको। जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल, बड़ा लंबा समय है, बड़ा। हम ये समझिए कि मैं वैसे तो मैं 1971 से जो है, जी। बल्कि 70-71 से ही मेरा लेखन जो है शुरू हो गया था। हम्म, लेकिन एक तरह से मैं जो सक्रिय हुआ वो 1978 में हुआ, जी। जब मैंने अपनी लघु कथा जो है पहली लघु कथा लिखी, और वो गुल्लक शीर्षक से। अच्छा, वो क्या थी कुछ वो गुल्लक? वो ये था कि एक बच्चा है छोटा, वो स्टोर में अपनी गुल्लक जो है छिपा रहा है। तो पीछे से उसकी बहन कहती है, बड़ी जो वो भी बच्ची है तो उससे थोड़ी बड़ी है, कि तुम यहाँ मोहन यहाँ स्टोर में क्या कर रहा है, क्या कि दीदी यहाँ अपनी गुल्लक छिपा रहा हूँ मैं। कहता क्यों? कहता कल शाम को जो है पापा मम्मी से कह रहे थे कि तनख्वाह तो अभी मिली नहीं, मोहन की गुल्लक तोड़ लेंगे, इसलिए मैं छुपा रहा हूँ। और सुनो, मैं तुझे जो है कल गोलगप्पे खिला दूंगा, इससे कहना मत। तो ये बिल्कुल। बच्चों की मानसिकता मानसिकता और उस समय की जो स्थिति है हाँ, आपने वो वर्णित मैंने की है। वर्णित की है। और ये इंदौर में वीणा नाम की पत्रिका हाँ, है, वहाँ पे ये प्रकाशित हुई थी। अच्छा। मेरी पहली लघु कथा जो है ये गुल्लक। जिस तरह सर कि आपके साहित्यिक सफ़र को लगभग 50 वर्ष पूरे हो गए। हाँ, कह सकते हैं। हाँ, जो है देखिए, छपा कब और लिखा कब? लिखा तो गया ना। जी जी, बीच में थोड़ा गैप भी रहा, कि परिस्थितियों का थोड़ा देखिए, गैप वो भी तो रहा। बहुत सारी व्यक्ति के साथ परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन लगभग 50 वर्ष जी आपके लेखन को पूरे हो गए। जी कभी कभी मन में आता होगा कि अभी और कुछ महत्वपूर्ण लिखना बाकी रह गया। हाँ, ये तो हमेशा रहता है मन में। कई दफ़ा जैसे अभी मैंने बताया, हाल ही में मेरी चुनिंदा गज़लें किताब आई है जी। 2021 में आई है। जी। और जनवरी में जो है इसी वर्ष चिंगारी सहल अन्य लघु कथाएँ ये प्रकाशित होकर आई हैं। तो जब ये आई और जब मैं इनको तैयार कर रहा था, जी। तो मैंने अपने भीतर का जैसे सब कुछ जो है ना लहू निचोड़ दिया हो, जैसे कलम के अंदर। बिल्कुल। तो मैंने समझा ये मेरी बहुत ही सशक्त रचनाएं हैं, और जाहिर है आपको लगेंगी कि इसमें कुछ है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। वो तो पाठक बताएंगे कि भी उन्हें कैसा अनुभव हुआ पढ़ने के बाद। लेकिन
कहीं ना कहीं मन के कोने में ही रहता है हम्म। कि अभी शायद वो चीज़ लिखनी रह गई है। जो सर्वश्रेष्ठ लिखना है वो भी बाकी रह गया। लगता है कहीं ना कहीं जो है कई दफ़ा कुछ गैप के बाद हम्म। जब मैं अपनी रचनाओं को पढ़ता हूँ, हम्म। एक समय पर तो वो अच्छी लगती हैं बड़ी यार, और जाहिर है कि मैंने बड़ी मेहनत से लिखी हैं और अच्छी हैं भी, बिल्कुल। और लेकिन उस एक समय के बाद लगता है कि नहीं, अभी कुछ जो है इनसे भी और बेहतर लिखना है, और 4 कदम आगे बढ़ के कुछ ना कुछ लिखना है। मील का सब पत्थर साबित हो। हाँ, ताकि अभी और कुछ जो है ऐसा कुछ लिखा जाए कि और ताकि इनसे वो आगे की चीज़ लगे पाठकों को, ऐसा मैं महसूस करता हूँ अभी। अभी आप यानी ये महसूस कर रहे हैं कि अभी आपका सर्वश्रेष्ठ लिखना बाकी रह गया है आपके अनुसार? अब वो अभी वो मन में कसक है। मन में कसक है कि मैं और बेहतर लिख सकूं, तो कितना लिख सकूंगा और कब लिख सकूंगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। ये तो सब भविष्य के गति। लेकिन मन में ये एक भाव तो छिपा ही हुआ है कि कुछ ना कुछ ऐसा और कुछ अलग हटके लिखा जाए कि लोग पढ़ें तो याद करें कि यार ये लोग रचना से पढ़ के जो है ना मेरा नाम लें, बिल्कुल, ना कि मेरी रचना से मेरे नाम से मेरी रचना पढ़ी जाए, मेरी रचना को पढ़ें और फिर मुझे याद करें कि बुंदेले हरफों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ये रचना उनकी है रचना। तो रचना से जो है मैं समझता हूँ रचना को जो है उसकी जो वैल्यू मिलनी चाहिए एक तरह से जो है। तो ये मेरा जो है मेरी धारणा है इसकी। बिल्कुल है, बिल्कुल है। यानी अभी वो कसक अभी बाकी है। जी। दूसरा, जिस तरह से वर्तमान समय में मैं एक बेबाक टिप्पणी चाह रहा हूँ, अच्छी टिप्पणी चाह रहा हूँ, अच्छी नहीं बेबाक टिप्पणी, जी, बिना किसी उसके। वर्तमान समय में जो मंचों की स्थिति है जी, उस पर आप कुछ कहना चाहिए? देखिए आपके जीवन का अनुभव है, 50 वर्ष आपको लिखते हुए, तो बड़ा अनुभव रहा होगा आपको, खट्टे मीठे अनुभव रहे होंगे। मैं स्वयं भी जी मंचों पर जो है जाता रहा हूँ, अच्छे मंच मैंने जो है किए हैं, गोष्ठियाँ भी अच्छी स्त्री गोष्ठियाँ जीवन में की हैं, अटेंड की हैं, और सबसे जो बड़ा मैंने जो देखा अटेंड किया कभी समय में वो लाल किले का मैंने किया जी। ये 1973 की बात है, जब मैं पहली बार लाल किले में जो है वहाँ पे मैंने गोपाल दास, नीरज और ये अवस्थी और ये सारे और बहुत से उस समय के जो उस समय ये देवराज दिनेश और ये सारे लोग थे। तो इनको जब मैं सुना तो लगता था कि यार ये वाकई कविता तो ये है। लेकिन उसके बाद के वर्षों में जो है जो हास्य के चुनिंदा हुआ करते थे वहाँ पे, काका आदरसी थे और एक दो और हुआ करते थे, हैं ये हुल्लड़बागाबादी, जैमिनी, हरियाणवी वगैरह जो है ये थे, तो ये थे, तो ये अच्छी कविताएं हास्य में सुनने को मिलती थी। लेकिन उसके बाद निरंतर बाद में जो है जो जिस ढंग का हास्य कविताएं आ रही हैं और जिस ढंग से कविता से पहले जो है वो चुटकुले परिषद जा रहे हैं, वो है वो सारा वो डियर थी, हाँ उसमें आधा घंटा तो उन्हीं को कहने में लग गया। एक कविता के से पहले दुनिया भर की चीज़ें इधर उधर की जो है वो सुनाते हैं, और उसके बाद और फिर मज़े की बात यह है कि आपकी रचना में दम होगा ना डॉक्टर साहब जी, बिल्कुल, तो श्रोता को कहने की जरूरत नहीं कि आप ताली बजाएं, बिल्कुल, आप वो अपने आप ही उसके मन में हिलोर उठेगी और वो आपकी कविता को जो है पसंद करेगा और तालियां बजाएगा। लेकिन आजकल के जो है कवि मंचों पे जो है कि सब चौथी लाइन पे तो आप जरूर ताली बजाएंगे। हाँ। इस तरह की बातें जब करते हैं तो लगता है जैसे उन्हें अपने आप पे विश्वास ही नहीं कि आप जो सुनाएंगे वो पब्लिक को पसंद जाएगी। ये तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ तो अभाव है कविता का जो एक स्तर हाँ होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है प्रसन्नवाचक चिन्ह जी। उससे अलग भी तो बहुत सारे जो मंच हैं तो वही स्थिति बनी हुई है। आप हाँ वो है, वो इस बारे में क्या कहा जाए सभी जानते हैं इसमें। वैसे आप हमारे नए साहित्यकारों के लिए जी जो साहित्य के क्षेत्र में हैं या आने का प्रयास कर रहे हैं या आ रहे हैं,
या जो हिंदी साहित्य की किसी विधा पर जो रिसर्च करना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, रिसर्च से आप क्या मतलब? नहीं, क्या? एक तो जो कुछ हमारे साथी साहित्य में आ रहे हैं, साहित्य रचना चाह रहे जी हैं, जी और कुछ हमारे लोग हैं, कुछ हमारे छात्र या छात्रा ऐसे भी हैं जो कि हिंदी साहित्य की किसी भी विधा पर या किसी व्यक्तित्व पर जी या उसके किसी भी कृति पर जी रिसर्च करना चाहते हैं। जी। तो आप उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए क्या मैसेज है आपका? क्या करें, क्या नहीं करें, कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए? नहीं, जाहिर है कि वो अगर करते हैं तो जाहिर है वो किसी की गाइडेंस में करेंगे। बिल्कुल। तो ये तो उनके गाइड हम्म, के ऊपर है कि वो उन्हें क्या उन्हें निर्देश देते हैं और किस साहित्यकार पर हम्म। कार्य करने के लिए उन्हें जो है कहते हैं, और वो जो सारा कुछ है। ये वो तो है कहेंगे, लेकिन आपका क्या मैसेज है कि भाई आप ये काम करो या ऐसे करो, या ऐसे नहीं करना चाहिए? जिस तरह से उस स्थिति है, मैं उसी स्थिति की आपसे बात करना चाह रहा था। एक मैसेज होता है कि भाई आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना। सब्जेक्ट अलग है, सब्जेक्ट तो जो सुपरवाइजर है वो देंगे, लेकिन एक आप जिस तरह से आप सीनियर साहित्यकार हैं, बड़ा लंबा अरसे का आपका अनुभव रहा है, और नहीं, दरअसल क्या है कि वो गाइड जो है वो तो करेगा ही, हम्म, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी भी लेखक की या कवि की हम्म, जो रचनाएं हैं हाँ, उनकी उनको को पढ़ने के बाद उनकी पूरी गहराई में उतर के हम्म, और उनको किस मूड में हम्म, या किस अंदाज में जो है एक उस पर्टिकुलर लेखक ने जो है कहा है, उसमें उतरना बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल समझता हूँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब बिल्कुल तक आप उसकी रचना की मूल प्रवृत्ति, मूल मूल पर भावना, मूल भावना में उसकी आत्मा में नहीं जाएंगे, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ रचना के खुलासा करने के लिए, रचना को विस्तार देने के लिए अपने बिल्कुल। शब्दों से उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसी जिस तरह से आज जो वर्तमान दौर है, एक दौर और चला है सर, कि आप खुद देख रहे हैं कि जब से सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ है, जी, जी। एक साहित्यिक चोरी एक शब्द बहुत ज़्यादा हो गया है। आप ये पहले भी था डॉक्टर साहब, जी, और ये समय समय पर लोग करते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें सामने आ जाती हैं, हाँ। और ये अच्छी बात नहीं है, और ये पता चल जाती हैं हाँ। कि ये रचना कहाँ से प्रभावित है और किस ढंग से उसमें परिवर्तन किया है, और सारा रद्दोबदल की है, बस रद्दोबदल आगे की है, और पीछे। सारा वो चीज़ें सामने आ जाती और हैं। सामने वाले ज़्यादा दिन तक चल भी नहीं पाते, चल भी नहीं, और ऐसा आदमी जो है ज़्यादा चल नहीं पाता। चल नहीं पाता। अपराध तो ये है कि आपकी मूल जो चीज़ है, जो स्वतः ही निकल के आएगी, बिल्कुल। वही आपको जीवित रखेगी। और बाकी तो ये है कि अब आपने इधर उधर से उठा ली हाँ। कोई चीज़, तो वो पता लग जाती है। हाँ, मामूली से रद्दोबदल करके जी, इधर से उधर कर तो दिया, मैं जैसा समझता हूँ कि ये थोड़ा सा चंद लोग करते भी हैं। हाँ, से बहुत बहुत समय समय पर लोग उठाते हैं इन कई प्रश्नों बार को। प्रश्न उठाते भी जी, अच्छे जी, लोग, हाँ, भाई हाँ, आप ऐसा बिल्कुल। मत करो, बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। बना रचना जो है हाँ। वहाँ से जो है थोड़ा सा ली गई है, जैसे कि बिल्कुल बिल्कुल। अभी वर्तमान में आप किस पर काम कर रहे हैं, किस विधा पर काम कर रहे हैं, किस, अब जो आपका जो साहित्य में चल रहा है, किस पर लिख रहे हैं आप? अब गज़ल पर काम कर रहे हैं? नहीं, दरअसल आप- कि मैं आप अब वर्तमान में किस पर काम कर रहे हैं? वर्तमान में तो ये है कि अभी मेरी जैसे कि हाल ही में ये हम्म। लघु कथा की पुस्तक आई है मेरी, हम्म। श्रृंगारी लता ने लघु हम्म। कथाएँ। तो मैं, क्योंकि ये मेरी दोनों ही प्रिय विधाएँ हैं, हम्म। गज़ल है, हाँ। उसके बाद फिर लघु कथाएँ हैं, हम्म। और उपन्यास जैसी चीज़ें जहाँ तक, तो उसमें वो बड़ा टाइम टेकिंग है, प्रोसेस है। उतना ही तो होता है कि आप किसी घटना को उपन्यास में 100 पेज में जाके कहते हैं, 100-150 भी होते हैं जी। ज़्यादा भी हो ज़्यादा जाते ही हो हैं जाते हैं। एवरेज, हाँ। लेकिन एक घटना को आप अपनी गज़ल में, शेर या शायरी में 2 लाइन में कह देते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक शेर में जो है एक कई शेर दफ़ा में आप पूरी बात को कह देते हैं, पूरा जो और वहाँ आप 100 से 150 पेज या 200 पेज तक कह देते जी हैं। जी। तो उतना ही अंतर अब है। मैं अब ये जी। जो आपने जीवन वाली बात कही, जी। अब आप अभी उपन्यास का भी मैंने जिक्र किया, इसमें मैंने एक गज़ल ऐसी लिखी है जिसमें बचपन से लेके प्रौढ़ता और पूरी जब आदमी
पूरा बिल्कुल, पूरा शरीर होता है। हाँ, पूरा अच्छी उम्र में आ जाता है। वो उस तरह के पूरा जीवन का शेर है। मैं आपको बताता हूँ वो। बिल्कुल। जी, आप खुद ही अनुभव करेंगे। बिल्कुल। कुछ शेर में हाँ, इसमें पूरी। छोड़ नहीं, देता हूँ। पूरी पढ़ी है, पूरी थोड़ा पढ़ी थोड़ा लंबी है गजल। कोई बात नहीं। ये सबसे जी। लंबी 9 शेर की गजल, ये सबसे लंबी यही है। जी, लेकिन मैं पढ़िए, पूरी सारे पढ़िए। शेर नहीं पढ़ूंगा। तो ठीक आप है। उसमें अनुभव करेंगे बिल्कुल। कि उसमें जीवन के विभिन्न पड़ावों का, विभिन्न उम्र का जिक्र है। जी, देखें आप जी, जी, स्वागत है। कि दोस्तों की मस्तियाँ, हुँ, दोस्तों की मस्तियाँ, मस्तियाँ। वो सीटियाँ अच्छी लगी। हुँ, कि दोस्तों की मस्तियाँ, हुँ, वो सीटियाँ अच्छी अच्छी लगी। लगी। खिड़कियों से झांकती वो लड़कियाँ अच्छी अच्छी लगी। लगी, अच्छा है, बहुत अच्छा। एक उम्र होती है बिल्कुल। कि दोस्तों की मस्तियाँ, हुँ, वो सीटियाँ अच्छी अच्छी लगी। लगी। खिड़कियों से झांकती वो लड़कियाँ अच्छी लगी। हुँ, और खा लिया करते थे यारों की चुरा कर रोटियाँ। हुँ, खा लिया करते थे यारों की चुरा कर रोटियाँ। रोटियाँ। बालपन में हमको ऐसी चोरियाँ अच्छी लगी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। खा लिया करते थे यथार्थ। खा लिया करते थे यारों की चुरा कर रोटियाँ। हुँ, बालपन में हमको ऐसी चोरियाँ अच्छी लगी। हुँ, और वो दुबकना बाग में हुँ, छिपकर पकड़ना तितलियाँ। हाँ, वो दुबकना बाग बाग में में। छिपकर पकड़ना तितलियाँ। हुँ, बारिशों में कागजों की कश्तियाँ अच्छी अच्छी लगी। लगी, अच्छी। बारिशों में कागजों की कश्तियाँ कश्तियाँ अच्छी लगी। हुँ, और फिर उसके बाद मैच्योर जब होता है थोड़ा, जी, कि उन दिनों की दास्तां को हुँ। क्या सुनाएं जब हमें। हुँ, कि उन दिनों की दास्तां को क्या सुनाएं जब हमें। हुँ। पायलों के संग बजती चूड़ियाँ अच्छी लगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उन दिनों की दास्तां को हुँ। क्या सुनाएं जब हमें। हमें। पायलों के संग बजती चूड़ियाँ अच्छी लगी। हुँ, और संघर्ष, जीवन का संघर्ष, ये पूरा उपन्यास है। इसमें बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल। कि बॉस की तिरछी नज़र, हुँ, बॉस की तिरछी तिरछी नज़र नज़र। और रात दिन का दौड़ना। हुँ, बॉस की तिरछी नज़र और रात दिन का दौड़ना। हुँ, पेन, फाइल, मेज, दफ्तर, हुँ। कुर्सियाँ अच्छी अच्छी लगी। लगी, बहुत अच्छा। बॉस की तिरछी नज़र हुँ। और रात दिन का दौड़ना। दौड़ना। पेन, फाइल, मेज, दफ्तर, कुर्सियाँ अच्छी अच्छी लगी। लगी। और अब दूसरा रंग देखिए थोड़ा, जी, जी, कि बिल्कुल। हर परेशानी का नुस्खा हुँ, जैसे उनके पास था। हुँ, कि हर परेशानी का नुस्खा हुँ, जैसे उनके पास था। खिलखिलाती मुस्कुराती बेटियां अच्छी अच्छी लगी। लगी, बहुत सुंदर, कि बहुत हर सुंदर। परेशानी दोबारा का पढ़ें एक कि बार। हर बहुत परेशानी सुंदर। का नुस्खा हुँ। हर परेशानी का नुस्खा हुँ। जैसे उनके पास था। हुँ, खिलखिलाती मुस्कुराती बेटियां अच्छी लगी। हुँ, और अब आदमी थोड़ा और मैच्योर हुआ है, उम्र बढ़ी है, तो फिर देखिए वो दूसरा रंग है इसमें। बिल्कुल। कि कि मॉल की रंगीनियों में हुँ, खुश थे घर के लोग सब। हुँ, मॉल की रंगीनियों में। मॉल की रंगीनियों में खुश हुँ, थे घर के लोग सब। हुँ, हमको तो एक्वेरियम की मछलियाँ अच्छी अच्छी लगी। लगी, बढ़िया। घर में सब मस्त हैं देखने में मॉल में। बिल्कुल। कि मॉल की रंगीनियों में खुश थे घर के लोग सब। हुँ, हमको तो एक्वेरियम की मछलियाँ अच्छी लगी। हुँ, और पिछले दिनों जो दौर गुजरा 2 वर्षों का, जी, जी, कोरोना काल, कोरोना काल। तो उसमें फिर ये मैंने शेर इसमें ऐड किया था इस गज़ल में, जी, जी, कि हों भले हुँ, खाकी हरी हुँ, नीली या धोले रंग की। हुँ, कि हों भले खाकी हरी नीली या धोले रंग की। हुँ, फर्ज को हंसकर निभाती वर्दियाँ वर्दियाँ अच्छी। अच्छी लगी, बहुत अच्छा। कि हों भले खाकी हरी हुँ। नीली या धोले रंग की। हुँ, फर्ज को हंसकर निभाती वर्दियाँ अच्छी अच्छी लगी। और आखिरी शेर है इसका, जी, कि हर किसी को अपना समझा हुँ, उम्र भर फिर भी हमें। हुँ, कि हर किसी को अपना समझा हुँ, उम्र भर फिर भी हमें। हुँ, जिंदगी की दौड़ में सब तलखियाँ अच्छी अच्छी लगी। जिंदगी बढ़िया। की दौड़ में सब तलखियाँ तलखियाँ अच्छी लगी, बहुत सुंदर। और दोस्तों की मस्तियाँ, हुँ, वो सीटियाँ अच्छी लगी। हुँ, खिड़कियों से झांकती वो हम्म। लड़कियाँ अच्छी लगी। अच्छी लगी, बढ़िया। सारे दौर। जी सर, कुछ आप गज़लों की बात कर रहे थे। जी। मैं चाहूँगा कि आपने कुछ चुनिंदा जो कुछ गज़लें हैं हमारे को दर्शकों के लिए। जी, मैं 1-2 गज़ल बिल्कुल, जो है, बिल्कुल, बिल्कुल। सुनाना चाहूँगा, बिल्कुल, जो मैं समझता हूँ मेरी प्रतिनिधि गज़लें हैं। बिल्कुल। और सुनिएगा जी, जी, स्वागत कि प्यार की दौलत है। लुटाने में कमी रखे है वो। प्यार की दौलत
लुटाने में कमी रखे है वो। कि प्यार की दौलत हम्म, लुटाने में कमी रखे है वो, हम्म, दोस्त कहता है मुझे हम्म। पर दुश्मनी रखे है वो। अच्छा अच्छा, बहुत कि सुंदर, बहुत प्यार सुंदर। की दौलत हम्म, लुटाने में कमी रखे है वो, हम्म, दोस्त कहता है मुझे हम्म, पर दुश्मनी रखे है वो। हम्म। और ये शेर सुनिए ख़ास तौर से जी जी। कि रेशा रेशा टूटती है। हम्म, अगर मैंने जीवन में हम्म। कुछ दो चार शेर कुछ ठीक कहे हैं जी जी, तो मैं समझता हूँ ये शेर उनमें से जी है। जी, बहुत सुंदर। सुनिएगा जी, कि स्वागत है। प्यार की दौलत हम्म, लुटाने में कमी रखे है वो, हम्म, दोस्त कहता है मुझे हम्म, पर दुश्मनी रखे है वो। हम्म, और शेर है कि रेशा रेशा टूटती है हम्म, वो सुबह से शाम तक। हम्म, कि रेशा रेशा टूटती है हम्म। वो सुबह से शाम तक, पर मेरी खातिर बचाकर हम्म। ताजगी रखे है वो। अच्छा है, अच्छा है, कि बहुत रेशा सुंदर। रेशा टूटती है हम्म, वो सुबह से शाम शाम तक, तक। पर मेरी खातिर बचाकर हम्म, ताजगी रखे है वो। हम्म, और रोशनी बांटे है जो हम्म। उसका जिगर तो देखिए। बिल्कुल। कि रोशनी बांटे है जो हम्म, उसका जिगर तो देखिए। हम्म। अपने आंचल में सभी की तीरगी रखे है वो। अच्छा, बढ़िया। अपने आंचल में सभी की तीरगी रखे तीरगी हो। रखे है वो। हम्म, और एक दीवाना समंदर हम्म। लाख दरिया पी गया। हाँ। कि एक दीवाना समंदर हम्म। लाख दरिया पी गया, आज भी लब पर बला की तिश्नगी रखे है वो। बढ़िया, बढ़िया। आज भी लब पर बला की तिश्नगी तिश्नगी रखे है वो। रखे और आखिरी शेर है गज़ल का जी कि जी। फिर वही पहले सी खुशबू हम्म, एक दिन तो आएगी। हम्म। कि फिर वही पहले सी खुशबू एक दिन तो आएगी। बस इसी उम्मीद पर हम्म। खिड़की खुली रखे है अच्छा, वो। बहुत बस सुंदर। इसी उम्मीद पर खुशी। खिड़की खुली रखे है वो। बहुत सुंदर, और बहुत प्यार सुंदर। की दौलत लुटाने में कमी रखे है वो, दोस्त कहता है मुझे पर दुश्मनी रखे है वो। एक एक दो और गजल जी एक जो आपको बिल्कुल और बिल्कुल नजदीक हो। बिल्कुल एक नए अंदाज की बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। सुनाता हाँ। हूँ। और कई दफ़ा जब मैं बहुत से कवि सम्मेलनों में गया, जी डॉक्टर साहब, तो जिन लोगों ने मुझे पहले सुना हुआ है जी तो ख़ास तौर से इस गज़ल की बड़ी फरमाइश करते हैं। जी जी, स्वागत। हालांकि बड़े आसान शब्दों में हाँ, है और बड़ी सहज है, लेकिन वो इस ढंग की है कि लोग पता नहीं क्यों पसंद आती है। साहित्य वही है जो बिल्कुल सलीके से, तरीके से सामने वाले तक पहुंच जाए, तो मैं समझता हूँ सामने वाले की रूह तक पहुंच जाए। और इसका जो भूमिका मैं यही कहना चाहूँगा डॉक्टर जी। साहब के घर के दो बुजुर्ग हैं, जी। वो एक यात्रा पर जा रहे हैं, हम्म, तो वो अपने पुत्र को क्या हिदायत दे रहे हैं। ये सारे शेर वही हैं इसमें बिल्कुल बिल्कुल। गज़ल में। जी। सुनिएगा आप। जी, स्वागत। यात्रा पर जा रहे हैं, बस ये ध्यान रखें बस बिल्कुल बिल्कुल। कि एक दरी कंबल मफलर हम्म, मोजे दस्ताने रख देना। हम्म। एक दरी। एक दरी कंबल मफलर, यात्रा पर जा रहे हैं, बिल्कुल कि एक दरी कंबल मफलर मोजे दस्ताने रख देना। कुछ गज़लों के कैसेट और सहगल के गाने रख देना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। केएल सहगल बिल्कुल पुराने लोग हैं तो सहगल को बिल्कुल। गानों के शौकीन हैं। जब दिल ही टूट गया तो जी कर क्या करें। कि एक दरी कंबल मफलर मोजे दस्ताने रख देना। कुछ गज़लों के कैसेट और सहगल के गाने रख देना। और छत पर नए परिंदों से जब खुलकर बातें करनी हो, कि छत पर नए परिंदों से जब खुलकर बातें करनी हो, एक कटोरे में पानी दूजे में दाने रख देना। एक कटोरे में पानी दूजे में दाने रख देना। हिदायत दे रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। और प्यार से तुम बच्चों को रखना, और अगर वे रूठें तो। कि प्यार से तुम बच्चों को रखना, और अगर वे रूठे तो नन्ही परियों के कुछ किस्से नए पुराने रख देना। प्यार से तुम बच्चों को रखना, और अगर वे रूठे तो नन्ही परियों के कुछ किस्से नए पुराने रख देना। और ख़ास शेर ये है कि घर में आए मेहमानों को घर सा ही आराम मिले। घर में आए मेहमानों को घर सा ही आराम मिले। उनकी खातिर सब चीज़ों को ठौर ठिकाने रख देना। अच्छा, बहुत सुंदर। घर में आए मेहमानों को घर सा ही आराम मिले। उनकी खातिर सब चीज़ों को ठौर ठिकाने रख देना। और आखिरी शेर है गज़ल का कि हर पल खुशबू से महकेगा, करते रहना इतना भर। कि हर पल खुशबू से महकेगा, करते रहना इतना भर। परेशान चेहरों के लब पर कुछ मुस्काने रख देना। परेशान चेहरों के लब पर कुछ मुस्काने रख देना। आपकी जो गज़ल है
मैंने भी बहुत पढ़ी हैं और बाकी तो देश में पढ़ी हैं। मैं जैसे कि पहले सोशल मीडिया पर बहुत समय लोगों ने कोट की, अभी भी कोट करते हैं। एक शब्द आता है कई बार आखिर एकांत। जी। कैसा लगता है इस उम्र में या किसी उम्र में बिल्कुल आदमी जब एकांत हो जाता है? बड़ा भावुक सा प्रश्न, बड़ा हाँ, ये कठिन सा जब प्रश्न। जाहिर है कि एकांत जब आप लेखन करते हैं, हम्म, एकांत बड़ा अच्छा लगता है। हम्म, तब तो एकांत और पूरा वातावरण बिल्कुल शांत होना चाहिए, ताकि आपका चिंतन को जो है धार मिल सके बिल्कुल। और आप बहुत गहराई से उस विषय वस्तु पे जिस पे आप लिखना चाह रहे हैं पूरा एक तरह से केंद्रित होकर उसे पूरे मन से और पूरे मनोयोग से जो है उसे काम कर सकें, उस बिल्कुल। पर अपनी लेखनी चला सकें। हम्म, लेकिन एक उम्र के पड़ाव के एक बाद। पड़ाव पर हम्म, कुछ पल ऐसे भी आते हैं कि अभी मैं समझता हूँ कि जैसा कि अभी पिछले 2 वर्ष जो गुजरे हैं, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब ये हमारे पूरी एक त्रासदी रही है, पूरी जो है ना, बिल्कुल। पूरे समाज पर और पूरे देश पर जो है। और इस बीच हमारे बहुत से निकट के संबंधी, बहुत से निकट के साथी। बहुत मित्र जो हैं वो हमसे दूर हो गए हमसे हैं। ऐसा भी चले। और अब कई दफ़ा वो सारा कुछ जो याद आता है तो जाहिर है वो एकांत में तो बड़ा बस भावुक कर देता हाँ है। भावुक कर देता है। तो ये घटना जो है एकांत जो है कई दफ़ा बड़ा कचोटता है, कचोटता बड़ा कचोटता है। जो आदमी भरे पूरे सारी व्यवस्था के अंदर रहा हो, भरे जी। पूरे परिवार में रहा जी। हो, उसको अगर एकांत हो जाए तो बड़ा कचोटता है। जी जी। खैर साथियों, आज हमारे इस रूबरू कार्यक्रम में देश के वरिष्ठ साहित्यकार, गजलकार आदरणीय अशोक वर्मा जी से हमने बात की। उनके जीवन के अनछुए पहलुओं पर बात की और उनसे कई प्रश्नों पर हमने बेबाक टिप्पणी लेने की कोशिश की और हम अपनी बेबाक टिप्पणी लेने में कुछ हद तक सफल भी रहे। कल यानी कि अगले एपिसोड में पुनः फिर किसी एक शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।